गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज उन 3 शिक्षाविदों के ऊपर चर्चा करूंगा जिनका शिक्षा के इतिहास में अपना एक अलग स्थान है, जिन्होंने जीवन में अलग मुकाम हासिल किया। पहला नाम है कोहलबर्ग, दूसरा नाम है लेव वायगोत्स्की और तीसरा नाम है एंडरसन एरिक्सन। ये तीनों की जो सोच है, जो विचार है, वो शिक्षा के लिए क्रांतिकारी है। वैसे तो सारे विचारक अच्छे होते हैं, लेकिन सबका अपना एक स्पेशल फील्ड है। कोहलबर्ग इसलिए फेमस हैं कि नैतिकता की बात कोहलबर्ग इतना किसी ने नहीं किया। पूरी एथिक्स एंड मॉरलिटी के कंसेप्ट को इन्होंने बहुत भीतर तक जाकर जानने की कोशिश की है। वो इथिक्स एंड मॉरलिटी को पियाजे भी बोलते हैं, लेकिन पियाजे से कोहलबर्ग अलग हो जाते हैं। कोहलबर्ग बताते हैं कि ये भी 3 स्टेज की बात करते हैं। जैसे पियाजे डेवलपमेंट के 4 स्टेज की बात करता है, संज्ञात्मक विकास की 3 स्टेज की बात करते हैं, और 3 स्टेज में से फिर 2-2 स्टेज में तीनों को बांटते हैं। तो कुल मिला के 3 अवस्थाएं और 2-2 उप अवस्थाएं, 6 के अंदर बचपन को ढूंढते हैं। एक कहानी है कोहलबर्ग की जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है। आईएएस में भी आता है, एथिक्स के पेपर में, बीए, डीएल, एड, सी टैट, टैट, बी टैट, एम टैट, यूपी टैट, कहीं भी आता है। क्या कहानी है? तो कहानी ये है कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। उसका नाम हिंग्स है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो वो इलाज कराते हैं। बाद में इलाज कराने के दौरान ही एक डॉक्टर बोलता है कि भाई इसको जो दवाई चाहिए वो रेडियम है, रेडियम से का डोज लेगी तो ये ठीक हो जाएगी। उसका जाते हैं केमिस्ट के पास। चूंकि जिस केमिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी, उसकी खोज की थी, वो बड़ा अपना पेटेंट डाल दिया था, बहुत महंगी हो गई थी। उन्होंने बड़ी विनती की कि भाई दे दे, मेरी पत्नी का सवाल है, मेरी जीवन संगनी मेरे सामने दवा के बिना मर जाएगी, मैं ये कुछ पैसे तेरे को देता हूँ और कुछ उधार कर ले और मुझे दे दे दवाई। कोहलबर्ग लाख अनुनय विनय करते रहे, लेकिन नहीं माना। वो जिस तरह से राम समुद्र का पूजा करते रहे, नहीं माना। 3 दिवस तक राम ने तपस्या की। जब बाण मारे तो आके चरणों में गिर गया। तो एक नैतिकता की बात वहां भी उठती है। ठीक कोहलबर्ग के साथ भी यही होता है कि वो मांगता रहता है, नहीं दिया। कोहलबर्ग काहे करो कि ऐसी की तैसी उसको मार पीट करके दवाई को चोरी करके ले आया। कहानी हो गई खत्म। अब कहानी की पोस्टमार्टम हो रही है कि क्या कोहलबर्ग ने ठीक किया या गलत किया। बहुत बड़ा सवाल है जिसको हर 2 साल पे यूपीएससी के एथिक्स में आता है, जिसको बोलते हैं इथिकल डिलेमा। नैतिक द्वंद्व शुरू होता है मानव के जीवन में कि क्या ही इज राइट और रॉन्ग। अब ये ऐसे द्वंद्व में आप भी जीवन में पड़े होंगे, हर कोई पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नैतिक द्वंद्व में ना पड़ता हो। कभी पारिवारिक चीजों को लेकर, कभी किसी मित्र को लेकर। तो इसके बीच किसका क्या निर्णय है, ये केस स्टडी का मैटर है। मैं उस क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरी
नैतिकता के बारे में दो बातें। पहले दूसरा एक ले लेते हैं, और दूसरा एक सवाल जो यहाँ उठता है इथिकल डिलेमा और इथिकल रीजनिंग, नैतिक तार्किकता तर्कशास्त्र की, दोनों से इस सवाल का समाधान ढूंढा जाता है। तो एक बात सदैव याद रखिए, जब आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, जैसे आप शिक्षक हैं एक सिस्टम में, तो आपके इथिकल डिलेमा का सॉल्यूशन इथिकल रीजनिंग है। क्योंकि इथिकल रीजनिंग क्या है? वो विधान से जुड़ा है, न्याय से जुड़ा है, कानून से जुड़ा है। आप कानून से बाहर जाकर इथिकल डिलेमा का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे आप शिक्षक हैं, नीतीश जी ने आपको एक काम सौंपा कि घर घर जाके दारू न पीने के लिए कहें या रेट बताएं, खुफिया बने पुलिस के, कौन पीता है गांव में, आप गांव में रहते हैं। अब आप इस काम को कर रहे हैं, ठीक है, आप 2-4 लोगों को पकड़वा दिए, इत्तेफाकन आप किसी दिन घूमने चले गए, बिहार से आए, गोरखपुर, कोई काम था, कोई हेवी मशीन खरीदना था, शाम को मन किया, बड़ी गर्मी है, एक बोतल बियर पी लेते हैं, कोई गुनाह नहीं है बियर पीना। वो आप 100-125 किलोमीटर भीतर आप बियर पीने वाले को तो जेल भेज दिए, और यहाँ आप बियर पी रहे हैं। कैसे? यहाँ आपको कोई जेल नहीं भेज रहा है, ला के आराम से होटल वाला दे रहा है, सेवा कर रहा है, पी रहा है, प्रशासन है, बगल में पुलिस है, कोई मतलब नहीं। तो ये सवाल क्या है? अगर हम गांधी की बात करें, अगर हम चल के अपने जितने भी दार्शनिक हैं उनकी बात करें, यानी जिद्दा कृष्णमूर्ति की बात करें, जिसको मैंने पढ़ाया है उसी को मैं कोट करता हूं, विवेकानंद की बात करें, अरविंदो की बात करें, जीजूभाई की बात करें, तो वो कहेंगे कि यूपी में भी दारू पीना उतना ही क्राइम है जितना बिहार में। लेकिन लीगली अगर कोई बिहार में कोई आपका दोस्त ही पी लिया, आप नहीं पिए, तो कोई क्राइम नहीं है, वहां कोई इथिकल डिलेमा में आप नहीं फंसते हैं, इथिकल रीजनिंग में फंसते हैं। लेकिन बिहार में आप द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो चोरी किया, अगर दोनों एंगल से देखा जाए, कानूनी रूप से चोरी करना जुर्म है, तो उस व्यक्ति को, हिंस को सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। परिस्थिति बलवान होती है, लेकिन यहीं पे आदमी को चरित्र का आकलन भी होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारो। तो वहीं तो आपकी नैतिकता, इसीलिए तो आपको नैतिक बनाया जाता है कि हर हालत में नैतिकता की रक्षा हो। अब इससे दो डिबेट खड़ा हो गया, एब्सोल्यूट एथिक्स, रेस्पेक्टिव एथिक्स, यानी तुलनात्मक नैतिकता, और निरपेक्ष नैतिकता, सापेक्ष नैतिकता, किसी चीज की तुलना में। बिहार की तुलना में दारू गलत है, यूपी में कोई गलत नहीं है। और निरपेक्ष, गांधी की नजरों में सदैव मद्यपान निषेध पूरे देश में होना चाहिए। तो जीवन अगर चलता है सिस्टम में रह के, तो एब्सोल्यूट इथिक्स वहां नहीं लगता है, वहां पे सापेक्ष इथिक्स से आपको चलना होगा। और सापेक्ष इथिक्स में कहीं भी चोरी एक अपराध है, और एक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। कहानी गई खत्म। अब इससे आप बहुत सारे परीक्षा के सवाल को और जीवन के प्रश्नों का समाधान ढूंढ सकते हैं। अब कोहलबर्ग ने 3 अवस्था बताया। पहला, पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था। पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, वो पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो है वो क्या है?
तो ये अवस्था जो है 4 साल से 10 साल इन्होंने कहा। कितने दिनों का है? 4 से 10 साल। इस अवस्था में क्या होता है? तो नैतिकता कोई चीज नहीं होती, उसका बीजारोपण भी नहीं होता है। 4 से 10 साल के बच्चे से नैतिकता अपना पूछे, मस्ती है, केवल मस्ती है। अगर उसे चॉकलेट कहीं मिल गया तो उठा लेगा, उसे नहीं मतलब है क्या अपराध है क्या नहीं अपराध है। इसलिए इसको हम अपराधी की श्रेणी में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका बोध ही नहीं, अबोध है। इसलिए उसको कानून भी कुछ नहीं करेगा, कुछ भी चोरी कर लेगा। तो और इसकी हर की 2 अवस्थाएं, उप अवस्थाएं इन्होंने बताया, तो दंड और आज्ञा का पालन। तो क्या करता है, कैसे जीवन को बच्चा चलाता है जब नैतिकता है नहीं? जो सबसे बड़ा नियंत्रण करता है व्यक्ति का, तो दंड और आज्ञा का पालन। कि ये काम नहीं करो, सजा मिल जाएगी, मास्टर जी परेशान हो जाएंगे, नहीं करेगा। ये काम करके ले आओ, ये होमवर्क करके ले आओ, तो करके लाएगा, वो नैतिक है। गलती करेगा तो उसी समय उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। दूसरी बात, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करता है, जिसमें उसकी रुचि है। वह कार्य अधिक करता है जिसमें उसको भरपूर फल मिलता है। तो मतलब ये कहा गया कि बिना नैतिकता का कैसे गवर्न हो रहा है? तो इन चीजों के द्वारा वो सन्मार्गित, स्वप्रेरित हो रहा है। अब रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, ये क्या है? तो रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में भी नैतिकता का विकास नहीं होता है। इस अवस्था में चीजें कैसे चलता है? तो अच्छा लड़का या लड़की बनने का ही उसके अंदर उत्कंठा जगती है। वो सोचता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे बोलने के, चलने के, रहने के, खाने के, पीने के, शकल के, सूरत के, तो बट नेचुरल ठीक ठाक काम करेगा। इमेज कॉन्शियस होता है। कानून और व्यवस्था उन्मुखता, इस अवस्था में छात्र कानून, नियम, नीति के प्रति सजग रहता है और सारे नियमों का वो ठीक से पालन करता है। सबको सत्य मानता है, उसको कोई इथिकल डिलेमा नहीं है, द्वंद्व में नहीं रहता है नहीं है, क्या है नहीं है, तर्क से मुक्त होता है। चूंकि कॉग्निटिव लर्निंग का स्टेज नहीं आया, पियाजो का देखेंगे तो संज्ञात्मक, जब तक संज्ञात्मक अधिगम लर्निंग नहीं आएगा नहीं होगा। और ये तीसरी अवस्था जो है कोहलबर्ग जी का, ये है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था 13+ 18 तक मान लीजिए। इसमें पूरी नैतिकता का विकास होने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। ये 2 चरणों में सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियम को अपनाने लगता है, आंख बंद करके अपनाने लगता है। पूजा पाठ, रीति रिवाज बिना तर्क किए हुए, तो सोशल कंप्रोमाइज कर लेता है। दूसरा सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, इसमें उसके अंदर सार्वभौमिक नैतिकता आने लगती है। वो इस अवस्था में मानकों का चयन करता है और शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होता है। तो यहां से आकर उसके मन में डिबेट होता है। इसी अवस्था में वो सारे मानवीय गुण से पूर्ण हो जाता है। जिसका ये अवस्था कमजोर हो गया, ये अवस्थाएं कैसे डेवलप होती है? तो इसमें सोशल फैक्टर को कोहलबर्ग बहुत महत्व देते हैं कि थ्रू सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया से ये अवस्थाएं विकसित होती है, समाज में निर्मित होती है। इसका कारखाना समाज है, इसकी प्रयोगशाला समाज है। तो उस समाज की उर्वरता से, उसके सहयोग से, तो बहुत बड़ा समुदाय, समाज और स्कूल की भूमिका है नैतिक बनाने का, सार्वभौमिक रूप से नैतिक। तब वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाता है। खैर, अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की क्या व्यवस्था है? तो
6 चरणों में सार्वभौमिक सत्य को स्थान देते हैं। जो सबके लिए सत्य है, सब जगह उसी से चल रहा है। कोई बच्चा अच्छा बनने के लिए, मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसको स्थान देते हैं। इसके अनुसार छात्रों की नैतिक मूल्यों का विकास में समाज मददगार होता है। इस 6 चरणों में विभाजित करके किया। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही गलत का अंतर समझता है, अपने परीक्षण में लिए कक्षाओं के माध्यम बनाकर प्रश्न करता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत छात्रों के नैतिक विकास पे बल देता है, उन्हें निर्णय लेने में सहायता करता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन सा सिद्धांत सत्य है, कौन सा असत्य है, इस चीज़ को जानता है। कोहलबर्ग से एक सवाल पूछ सकता है और नैतिकता से जुड़ा होगा, वो आप आंख बंद करके। अब मैं बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति को पढ़ाने जा रहा हूँ, लेव वायतस्की। बड़ी अल्पायु में चले गए। क्या इनको इतनी जल्दी थी, समझ में नहीं आया कि मात्र 37 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है। चले गए, लेकिन दुनिया को झकझोर दिया। अगर पियाजे पूंजीवाद का गुलाब है तो ये समाजवाद के कमल है। रशियन थे, रशियन सोशलिस्ट विचारक थे। पियाजे स्विस थे, स्वीडन के थे। अमेरिकन प्रभाव थे, देश विदेश में बहुत जगह काम किया, जापान चाइना में। पियाजे को बहुत सम्मान से मैंने पढ़ा है। बड़ा लंबा अनुभव रहा, इनसे 50 साल ज़्यादा जिए, दोनों समकालीन हैं। लेकिन पियाजे को ये जॉन पियाजे की धज्जी उड़ाते हैं वायतस्की। वायतस्की के थैली में क्या है? तो समाज। पियाजे समाज को से ज़्यादा प्रकृति को महत्व देते हैं, सिस्टम को बहुत महत्व देते हैं, स्कूल को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन ये कहता है नहीं, बच्चा खासकर इनके भाषा सीखने में इनका सीधा मानना है कि हर चीज के विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चूंकि इन लोगों ने प्रयोग किया, उस दौर में किया जब लेनिन ने अपने विद्वानों को पूरी छूट दे दी, भारत की तरह नहीं कि मास्टर जी मास्टर ही रहेंगे। एनी टाइम वो देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिल सकता था, एक कम्यून वो देखता था, एनी टाइम उसके लिए सारे दरवाजे खुले होते थे, उसे कोई रोक नहीं सकता था। उससे बड़ा आदमी सोवियत संघ में नहीं होता था, शिक्षक से बड़ा। तो इन लोगों को पूरी आज़ादी थी। तो इस आज़ादी में इन्होंने अपने प्रयोग को किया और भाषा, मातृभाषा, इनका कहना था कि लर्निंग केवल मातृभाषा में होनी चाहिए। भाषा वो सहज सीखता है जिसमें समाज का हस्तक्षेप है, समाज का सहयोग है और उसकी एनर्जी बर्बाद ना हो दूसरे भाषा को कोट करने में, और उसका पूरा निर्माण समाज के माध्यम से होता है। स्कूल भी समाज की एक इकाई है। और दुनिया में बहुत अपने समय में इनको, इस युवा को विवेकानंद की तरह सम्मान मिला है। कुल मिला के आप जब पियाजे और इसको जब देखेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों का अगर मिला के कोई रास्ता निकाला जाए जो बहुत हद तक, जिस रास्ते को मरिया मॉन्टेसरी ने निकालने की कोशिश की है, तो निकाला जाए तो शिक्षा को बहुत बड़ा लाभ होता है। वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी करते हैं पियाजे, क्योंकि वो बड़ा साइंटिफिक 4 स्टेज में बांट के देखते हैं। पात्सकी कहता है कोई ऐसा स्टेज नहीं होता, ये एक छलावा है। एक बृहत समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में चीजों को देखता है, किसी खास खांचे में नहीं देखता है। पियाजे कहता है कि बच्चों को अपनी दुनिया और ज्ञान अर्जित करने में मदद करो, जबकि वाइगोत्स्की कहता है बच्चों में योग्य शिक्षक और अच्छे सहपाठी के सानिध्य में डालो। डाल दोगे अच्छे शिक्षक और सहपाठी के सानिध्य में, वो निकल जाएगा। बहुत नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए समाज को ठीक करो। ऑलमोस्ट
इसका प्रयोग उत्तर आधुनिक काल में सारी शिक्षा व्यवस्था में हुई है। कहीं ना कहीं बल्कि उत्तर से पहले भी टैगोर में भी प्रकृति के साथ ये बात थी कि अच्छे शिक्षक, अच्छी प्रकृति, अच्छे सहपाठी के सहयोग में डालने की। दोनों समकालीन हैं और चूंकि एक को लंबे समय तक काम करने का मौका मिला तो पियाजे बहुत बड़े आदमी हुए। पियाजे को तो नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था लेकिन नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ मिला, ये बहुत जल्दी चले गए। अब तीसरा व्यक्ति है एरिक्सन। ये वो व्यक्ति है जो हम सबके समकालीन है और यही वो व्यक्ति है जो दुनिया को अभी इतना संघर्षवान बनाया है, इतना चैतन्य बनाया है। एरिक्सन का योगदान है। क्या योगदान है ऐसा? जितने मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते हो वो पूरा हाथ भांज भांज के बोलता रहता है, उस सब के पीछे एरिक्सन का थॉट है। जितने 90s के बाद जो नौ धनाढ्यों का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बाद जो हवा से पैसा कमाने लगे, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो फेसबुक वाला, चाहे कुछ करके एलन मास्क हो जो दुनिया का सबसे धनी आदमी, जॉन बेजोस हो अमेजन वाला, उसी दोनों में नंबर 1 का चलता, स्टीव जॉब थे, स्वयं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। तो इन लोगों के लिए ये मनोवैज्ञानिक बड़ा काम का निकला। चूंकि ये बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री भी था और ये कोरोना देखकर गुजरे हैं। ये भी स्वीडन के ही थे जहाँ के पियाजे हैं। 2020 जून के करीब गुजरे हैं। इनका एक ही सवाल आप जीवन में अगर याद रखो, परीक्षा में पूछेगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतने चिंतक हैं, सीमित नंबर का परीक्षा है, लेकिन अपने गांव, स्कूल, बच्चों में जरूर एरिक्सन को फैलाओ। अगर एक बात बच्चे को किसी को बताना हो तो एरिक्सन का बताओ। एक किताब किसी की अगर पढ़नी हो तो मरिया मोंटेसरी की पढ़ो। और एक बात किसी भी बच्चे को आप बताओ, प्रयोग करो। अगर आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कल से इस पे शुरू कर दो काम। ये कोई नई बात नहीं है। इसी काम को किया था किसने? एकलव्य ने। इसी काम को किया था अर्जुन ने भी। इसी काम को किया था सुनील गावस्कर ने, कपिल देव ने, सचिन तेंदुलकर ने, विश्वनाथ आनंद ने। किसने नहीं किया? जो भी बड़ा नाम सुनते हो। एक विश्व में एक ऐसा एथलीट हुआ, वो तैराक हुआ, फ्ले, भयंकर नशेरी हो गया था, सबसे ज्यादा वर्ल्ड का एक बार में गोल्ड मेडल 7 या 8 ओलंपिक का जीते हुए, इसी के संदेश से। बहुत नशेरी हो गया था। क्या इसने बोला है? समझो कि ये सबका स्कूल है। चूंकि ये मनोवैज्ञानिक है, उसको पिरो दिया, उसको थ्योरी दे दिया, तो जयकार इसका हो रहा है। हम महाभारत में कहानी वास्ते फिर रहे हैं, बड़ा अन्याय किया एक भील का, ये काट लिया, वो काट लिया, लेकिन एकलव्य उसमें छूट गया। उसके शोषण दर्द तो हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरा एकलव्य तो पैदा करो, उसके उन चीज़ों को तो बाहर लाओ। नहीं लाए, और ये कुछ नहीं किया, उसी को लाया, बिल्कुल वही सिद्धांत दिया है। वो सीधा सा एक सवाल से शुरू करता है, किसी भी विश्व स्तरीय व्यक्ति को आम आदमी से अलग क्या बनाता है? क्या अलग है कि नरेंद्र मोदी है, या नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है? हम राजनीतिक रूप से ठीक है, जिसकी निंदा करें, हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन है तो इस बात को कि मोदी जी के नीचे एक 5 फीट 4 इंच का आदमी 28 से 30 इंच का कलेजा लेके दिन भर अपना एक अलग राग अलापता रहता है। कुछ तो ऐसी बात होगी कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। मोदी जी में कुछ तो ऐसी बात है कि पूरे देश को उन्होंने एक नई ऊर्जा से भर दी। कहीं भी जाते हैं, नेशनल मंच हो, इंटरनेशनल हो, भाषा हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं। चल क्लिंटन हो तो सॉरी, वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उससे भी वैसे ही बात कर रहे हैं, हाथ डाल के, जो आज तक कोई नहीं करता था, जिसको कहते हैं कि सेम फुट पे बात करना। तो वो चीज़ तो है। इस बात को हम, ठीक है, हम उनकी किसी नीति की आलोचना करेंगे, लेकिन इस व्यक्तित्व को कैसे? नीतीश कुमार कुछ तो है कि 2 बार इलेक्शन हारता है और पत्रकारों को कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और बन के दिखाता है।
तो कुछ तो है, ममता बनर्जी कुछ तो है, अमिताभ बच्चन कुछ तो है कि आज सबसे ज़्यादा ऐड पे वही रहता है, दूसरा रहता नहीं है। तो ये सब लोग की आलोचना तो होनी चाहिए, अच्छे बूढ़े लोचन से, आँख से लोचन होना चाहिए, लेकिन उस लोचन में लुच्चागिरी नहीं होनी चाहिए। लुच्चागिरी लोचन से ही निकला शब्द है, मतलब किसी को घूरना, लुच्चा, बेवजह किसी औरत को छेड़ना, वो नहीं होनी चाहिए। सीखना चाहिए हम सबको कि इन लोगों में क्या कॉमन है। तो एक ही कॉमन है कि डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसको याद रखने के लिए मैंने एक बड़ा अच्छा शब्द मिल गया, डीपी। आजकल बड़ा चलता है कि अरे उसके मोबाइल पे डीपी पे ये लगा हुआ, मैं आज तक नहीं जाना। तो डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? डेलिबरेट प्रैक्टिस तो वही करत करत अभ्यास करे, जनिमत होत सुजान, रही मन की बात, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या? जानबूझकर किया गया अभ्यास। खूब अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे, लेकिन अभ्यास के साथ एक शर्त लगाते हैं, ये नहीं कि पागल की तरह तुम करते रहो तो पागल कहलाओगे। अभ्यास को चेक करो, जहां जहां सुधार है उस सुधार को ठीक करो, यानी ईमानदारी पूर्वक मॉक टेस्ट दीजिए और जहां जहां सुधार है उसको कीजिए। यही है डिलिबरेट प्रैक्टिस। जो करेगा दिल से उसको महारत हासिल होगा, लेकिन बार बार अपने अंदर सुधार करना होगा, अपने अंदर उत्साह भरना होगा, अपने अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लानी होगी। बैठ जाना नहीं होगा थक हार के। मैथ कमजोर है तो करना होगा, नीति कमजोर है तो करनी होगी, विज्ञान कमजोर है तो करना हो, जो भी कंपटीशन का रिक्वायरमेंट है करना ही होगा। तो डेलिबरेट प्रैक्टिस सफलता की कुंजी। बच्चों को लक्ष्य को की स्पष्टता में और शिक्षक को उसी में मदद करनी चाहिए। आपकी क्या रोल है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और उसमें मदद कीजिए। कैसे? डिलिबरेट प्रैक्टिस करवाइए। और कोई खेल रहा है तो खेल में जाने दीजिए, लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस। लोग थक जाते हैं, मंजिल भूल जाते हैं, पड़ाव पे ही आराम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही यह कार्य एक शिक्षक की मदद के बगैर संभव नहीं है। एक शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के फीडबैक देना चाहिए ताकि समय समय पे अपने अंदर वो सुधार करे। केवल उसको दुत्कारिए मत, बताइए। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होगा, उस गुण को बता दीजिए और रास्ता बता दीजिए। डिलिबरेट प्रैक्टिस, रात दिन तुम उसमें लग जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ऐसी कहानी आप लोग के पास हमसे ज़्यादा होगी। आप समाज में रहते, केस स्टडी होगा कि फलाने का बेटा था, उसको खर्चा नहीं मिला, ये नहीं मिला, यहाँ तक पहुँच गया। तो सीधा सा सवाल इसने एक ही उठाया है कि कौन ऐसी चीज़ है कि आम आदमी को अलग करती है। जय हिंद और क्लास कीजिए। और आपसे मैं एक दो आग्रह करना चाह रहा हूँ। एक आग्रह कि बिहार में 3 साल बाद डीएलएड का एडमिशन होने जा रहा है और एंट्रेंस है। अब आप सबका काम है, मैं सादर अनुग्रह कर रहा हूँ इज्जत के साथ कि उन बच्चों को भटकने मत दीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड का बोलिए क्लास ज्वाइन करने के लिए 299 रुपये में है मात्र। चूँकि मई में एग्ज़ाम है, जून में मेरी टाइम कम है, 20 दिन का पढ़ाएंगे कैसे वो आपको हमसे बेहतर पता हो गया, लेकिन उनको हम क्रैश कोर्स कराएंगे। डेली 50, 100, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके थ्रू सिलेबस को रिवाइज करा देंगे। 20 दिन का पैकेज है, 299 रुपया। ज़रा इस बात को फैला तो दीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक घोषणा करने का मन कर रहा है, लेकिन चलिए अगले क्लास में करते हैं। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.